नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है वेब बुलेटिन यानी यूपी चुनाव का महाभारत। अब जो चुनाव की स्थिति बनी है, आज तक की स्थिति, उसमें लग रहा है कि जो 2022 का चुनाव है वो धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ नाम, क्योंकि दोनों नेता, योगी आदित्यनाथ ने पहले ही चुनाव लड़ने के लिए पहले ही उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए चुनाव क्षेत्र उनका घोषित कर दिया है। और आज अखिलेश यादव ने भी कुछ संकेत किए हैं। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की जनता से पूछने की बात कही है, जहां से वो सांसद, और शाम आते आते ये भी खबरें आ रही हैं कि वो गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं। संभल की सीट है गुन्नौर, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। सीट पहले शिवपाल सिंह ने मांगी थी, लेकिन अब गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। और नहीं तो आजमगढ़ फिलहाल उन्होंने संकेत ये दिए हैं कि चुनाव लड़ने की स्थिति में है। ये पहली बार हो रहा है कि दोनों नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों नेताओं ने अधिकांश समय इनका संसद में बीता लोकसभा सदस्य के। आजमगढ़ सीट की बात करें तो आजमगढ़ सीट काफी समाजवादी पार्टी के लिए काफी पक्की सीट मानी जाती है। एक बार जब मुलायम सिंह यादव मैनपुरी और आजमगढ़ दोनों जगह से जीते थे, तो मुलायम सिंह ने मैनपुरी सीट छोड़ दी थी और आजमगढ़ से सदस्य बने रहे थे उस समय भी। तो ये चुनाव कुल मिलाकर के इस बार दोनों बड़े नेता इस बार चुनावी मैदान में होंगे और निश्चित रूप से घेराबंदी होगी। तो कांग्रेस की तरफ से कोई संकेत नहीं आया कि उनके यहाँ से कोई नेता लड़ना चाहता है, चुनाव लड़ेगा। लेकिन भाजपा और सपा की तरफ से स्थिति लगभग साफ होती आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के क्षेत्र घोषित कर दिए हैं, दोनों को टिकट दे दी है, दोनों को उम्मीदवार बना दिया है। और अब अखिलेश यादव भी उस ओर खड़े रहे। क्या करेंगे? चुनाव धीरे धीरे योगी आदित्यनाथ का नाम अखिलेश यादव में बढ़ता जा रहा है, और क्या परिस्थितियां बनेगी जब दोनों नेता चुनाव लड़ रहे होंगे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछली कई बार से मुख्यमंत्री विधान परिषद के जरिए सदन में पहुंचते रहे हैं, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं दोनों नेता। और बार बार भाजपा की तरफ से चुनौती दी जा रही थी कि भाई क्षेत्र बताइए, किस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ेंगे। और आज अखिलेश यादव ने काफी कुछ संकेत दिए हैं, और शाम आते आते उनके गुन्नौर से चुनाव लड़ने की संभावना भी बताई जा रही है। और स्थितियां साफ होती जा रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी से विकास पांडे हैं, भाजपा के नगर अध्यक्ष, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता दुबे है, आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी। समाजवादी पार्टी से सुभाष चंद्र साकी है, अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष हैं, और अनुराग वाल्मीकि लोहिया वाहिनी के उपाध्यक्ष हैं अनुराग, और सुभाषपा के प्रमुख महासचिव हैं सुशील साकी। एक बड़ा संयोग है कि यहाँ जो आता है बुलेटिन, उसका प्रमोशन होता है। मीडिया प्रभारी थे पहले सुशील जी, अब प्रमुख महासचिव हो गए अपनी पार्टी के। और ये दुर्भाग्य है, कुछ रेखाओं का खेल भी है कि हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, तरक्की पाते हैं, फिर हमें छोड़ के चले जाते हैं। तो दुख इस चीज का होता है। हम लोगों ने शुभम तिवारी को रिपीट कराया था, हमारा अध्यक्ष बने थे बुलेटिन जुड़ने के बाद। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव में सिमटने जा रहा है, और एक नई तस्वीर देखने को मिलेगी 2022 के चुनाव में। और स्थितियां बहुत साफ होती जा रही हैं। पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं, तीसरे चरण के उम्मीदवार भी तो सारी स्थितियां बहुत साफ होने लगी। जो गठबंधन साथ जा रहा है, वो स्थिति बिल्कुल फाइनल होती जा रही है। और ये महासंग्राम जो जिसमें रैलियों का रैला कम है, पूरा चुनाव अभी तक डिजिटलाइज्ड है। ये चुनाव अपने आप में एक अनोखा चुनाव है, ऐतिहासिक चुनाव होगा। और इस चुनाव में
हम लोग भी नित्य नए नए विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। आज की चर्चा की शुरुआत श्वेता दुबे जी आपसे करते हैं कि क्या स्थिति बनने वाली है, और जब योगी जी ने ताल ठोक दी तो उसके बाद में अखिलेश यादव को जो भी स्थितियां हो उनमें सामने आना पड़ा है, और वो तैयार हैं इस मोर्चे के लिए, इस मुचौटे के लिए। ये स्थिति अभी तक लग रही है। बताइए। जी भाई साहब, जैसे ही बीजेपी ने अपनी 107 सीटों की घोषणा की, जिसमें हमारे माननीय योगी जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी क्रमशः गोरखपुर एवं सिराथू से लड़ेंगे, वैसे ही सपा में चिंता बढ़ना स्वाभाविक भी था। और जनता की भी एक शर्त थी कि अखिलेश जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उनके द्वारा ये जो बार बार कभी आजमगढ़, अभी आज शाम से ही अभी 3 नाम आ चुके हैं, आजमगढ़, मैनपुरी, गुन्नौर, अति सुरक्षित सीट ढूंढ रहे हैं अखिलेश जी कि ज्यादा कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और वो विधानसभा का चुनाव ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि एक नहीं 2 जगह से लड़ेंगे। और अखिलेश जी के इन बयानों से ऐसा लग रहा है कि वे राजनीति में बहुत ज्यादा जल्दी दिखा रहे हैं। जैसे उनमें कुछ उनके असंगत बयान भी है। जैसे उन्होंने एक बयान दिया कि लड़ाई 80 और 20 की है, 80 में हमारा समर्थन है और 20 भाजपा विरोधी है। इसका मतलब क्या है? 100% उनका ही वोट है। तब फिर ये कैसा बयान है? जब 100% वोट उनका ही है तो फिर प्रत्याशी को सूची जारी करने में इतनी देर क्यों हो रही है? इतना कुछ हो रहा है मंथन, और रोज बयान पे बयान, बयान पे बयान, लेकिन अब तक केवल 38 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है और जिसमें कि लगातार परिवर्तन हो रहा है और लग भी रहा है कि आगे भी होता रहेगा। और इन्होंने जो गठबंधन जोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कि पूरी लिस्ट जारी होते होते ये गठबंधन टूट जाए और लोग इनका साथ छोड़ दें। और जब 80% वोट उनका है तो फिर उनको क्यों परेशानी हो रही है? क्यों वो पानी, हवा की दिशा देख रहे हैं, पानी का बहाव देख रहे हैं? क्या वो कॉन्फिडेंट नहीं है? एक तरफ तो 100% जीत की दावेदारी कर रहे हैं, फिर उनमें इतनी कॉन्फिडेंस की कमी क्यों दिखाई पड़ रही है? ये कहीं ना कहीं हमारी स्थिति को बहुत मजबूती दर्शा रहा है। अखिलेश जी के हाव भाव, उनके क्रियाकलाप ये दर्शा रहे हैं कि हम बहुत मजबूती से 2022 में आ रहे हैं। और एक तरफ जीत का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनको तेजिंदर वर्ग जैसे लोगों की जरूरत पड़ रही है। हाथ में अन्न लेके किसानों को अपना साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बिजली को लेके, उसमें अब्दुल्ला आजम उनके बगल में बैठे हुए थे, ये सब क्या दर्शा रहा है? कि वो कहीं ना कहीं बहुत घबराए हुए हैं। हम जो है उनके हिसाब से 20% में भी नहीं है, 100% में भी नहीं है, लेकिन हमने अपनी पहली सूची 107 प्रत्याशियों की बोल्डली जारी की है। और कहीं ना कहीं ये उनके कॉन्फिडेंस की कमी भी दिखा रहा है कि चुनाव पक्का योगी जी का है और हम पूरी भारी बहुमत से 2024 में वापस आ जाए। चिल्लाहट उनके क्रियाकलाप से है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तिर जाते हैं। तो हम तो पहले से ही कह रहे थे, अखिलेश यादव जी हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे श्रद्धेय आदरणीय कांग्रेस के परम आदरणीय राहुल बाबा हो, हम ये बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि अपने चक्षुओं को खोलिए और थोड़ी जो है प्रभु में रमने का प्रयास करिए। तो अगर प्रभु में रमते तो इतनी दुविधा ना होती, इतने दुविधाग्रस्त ना होते। तथाकथित हमारे जो हैं अंतिम सुल्तान समाजवादी पार्टी के, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दुविधा अगर उनमें है तो दुविधा में दो गए और माया मिली ना राम, ये तय हो चुका है अखिलेश यादव की दुविधा से कि इनके हाथ से उत्तर प्रदेश भी जाने वाला है और लोकसभा भी अब जाने वाली है। मैं लिख के देने को तैयार हूं, ना ही ये विधानसभा जीत सकते हैं किसी ऐसी जगह से। अरे भाई मथुरा से लड़ लीजिए ना, हिम्मत दिखाइए, और आप मथुरा से लड़ने की हिम्मत दिखाइए। आप कह रहे थे माननीय योगी जी को लेकर के, अखिलेश यादव जी कह रहे थे भाई आप यदुवंशी हैं, आपको क्या दिक्कत है मथुरा से लड़ने में?
आप अपने आप को यदुवंशी कहते फिर रहे हैं, तो आपको मथुरा से लड़ने की हिम्मत दिखानी पड़ेगी अखिलेश यादव को। लेकिन मुझे लगता है कि खोखले वादे और खोखले इरादे, ये वही सपा है और वही हवा है। ये कभी मथुरा से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा सकते, क्योंकि मुझे मालूम है जीतना तो बहुत दूर की बात है, जमानत नहीं बचेगी अखिलेश यादव की। अगर ये मथुरा की किसी सीट से लड़ लें, भले ही वो चाहे गोवर्धन से लड़ लें चाहे मथुरा से लड़ लें, मैं गारंटी के साथ आपको ये दावे के साथ कह रहा हूं, इनकी जमानत नहीं बचेगी। दूसरी बात, अखिलेश यादव का विचार बहुत, कहते कि नहीं, कुंद पड़ता जा रहा है। इनका जो विचार है वो, उसकी धार बहुत कुंद पड़ती जा रही है। बड़े जोड़ और तमाशे के साथ कभी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेके आ रहे थे, अरे साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस, अरे साहब बड़ा प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स बहुत फैला रहे थे अखिलेश यादव जी। और वो प्रोपोगंडा पॉलिटिक्स एक हवा भरा गुब्बारा साबित हुई कि जैसे ही अपर्णा यादव नाम की एक सुई हमने चुबोई कि उसकी सारी हवा निकल गई, उस गुब्बारे की सारी हवा निकल गई। और मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो गुब्बारा है कहां। ना जनता के बीच में दिख रहा है और ना ही अपनी पार्टी में वो गुब्बारा दिख रहा है। तो अखिलेश यादव जी का तो स्पष्ट है नजरिया कि ये कहीं के नहीं रह गए हैं। हाँ, एक बात जरूर है, जो बात मैं हर बार कहता हूं, आधा हमारा बाकी में बंटवारा। ये भी लिख लीजिए आप, आधा हमारा। हम गारंटी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में 50% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है। 51 हो तो मैं इस डिबेट के माध्यम से आप सबको मिठाई खिलाऊंगा। अगर 49 हो तो आप मुझे खिला देना। मैं दावा करता हूं डिबेट के हर व्यक्ति को मैं मिठाई खिलाऊंगा। अगर 50 से 51 हो तो मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, और अगर 48 हो या 49 हो तो आप मुझे खिला देना। इतना मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से बड़े ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति नहीं करती है। मैं हमेशा से कहता हूं इसके मूल में जाने की आवश्यकता है। हमारी पार्टी कभी चुनाव की राजनीति नहीं करती। हमारी पार्टी सतत प्रयास करती रहती है, निरंतर जनता की सेवा में लगी रहती है। एडिटर महोदय, आपने अनगिनत प्रोग्राम हमारी पार्टी के कवरेज किए होंगे पिछले 5 साल। हम सत्ता के लिए कभी नहीं लगे रहे। अगर हम भी सत्ता में मदमस्त हो जाते तो 5 साल मैं मंडल अध्यक्ष और आदरणीय बहन जी हमारी उपाध्यक्ष है, कुर्सी पर बैठे रहते। आपकी पार्टी में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा, वो पोस्टर गर्ल आपकी भाजपा में जा रही है। जी, पार्टी में जो चल रहा है नहीं चल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, इस समय भगदड़ तो सभी पार्टियों में मची हुई है। और जिसकी जहां श्रद्धा, जैसी कई लोग जो हैं बहुत सारे मंसूबे और बहुत सारे अपने, जैसे कहना चाहिए आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं ले लेके एक दूसरी पार्टियों में जाते आते बने रहते हैं। और नए लोग उसमें ज्यादा दिखते हैं, पुराने लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं। लेकिन इस समय तो अगर कहीं देखा जाए तो सभी पार्टियों में घनघोर भगदड़ मची हुई है। और अच्छे अच्छे बड़े नेता, जीते हुए विधायक आपके एक से दूसरी पार्टी में आवागमन कर रहे हैं। और जिसकी शुरुआत कस्में खाने वाली, सत्ता में पुनः आने वाली टाइप घोषित की जाने वाली भाजपा से ही शुरुआत हुई है, जहां पे कि उनके मुख्य आधार पूरब के जो बने हुए थे उनकी जीत में वो चले गए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी घोषित अयोध्या की सीट छोड़ के अपने गृह जनकपुर वापस जाना पड़ा। और रही बात अखिलेश जी की, तो वो भी अपने जहां से मन चाहे वहां लड़ रहे हैं। सभी अपनी मजबूती इस समय दिखा रहे हैं, सभी अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। लेकिन किसकी रणनीति किससे करवट बैठेगी और किसका जाने के बाद आपको दूसरी पार्टी से विजय मिलेगी नहीं मिलेगी, ये सब समय भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है, जो 10 तारीख को ही उजागर होगा, 10 मार्च को। वीरेन जी। जी, शेखर जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी या अखिलेश जी प्रदेश में कहाँ से लड़ते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चूंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है किया नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में कुछ किया होता तो चुनाव क्यों हारते। और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 5 साल गुजर गए, कुछ नहीं किया है। अगर कुछ किया होता तो इन्हें बताने के लिए होता। ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, जनता को बेवकूफ बना रहे हैं।
अगर करने के लिए होता कि सड़कें खस्ताहाल क्यों होती, व्यापारी सड़कों पर क्यों होते, किसानों के सड़क पर क्यों होते, बैंक कर्मचारी सड़कों पर क्यों होते, छात्र बेरोजगार सड़कों पर क्यों होते, आंगनबाड़ी महिलाएं सड़कों पर क्यों होती, यूपी जो अपराधों में देश में नंबर क्यों होता, रुपया का मूल्य क्यों होता। तो ये इन्होंने कुछ नहीं किया है। रही बात समाजवादी पार्टी की बात, श्रीमान जी, क्या ये सही नहीं है? समाजवादी पार्टी जात की राजनीति करती है, यह क्या सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि जब जो है धार्मिक स्थलों को सहायता देने की बात आई थी तो ये कब्रिस्तानों को चंदा लिए घूम रहे थे, मंदिरों के लिए पैसा नहीं था? क्या ये सही नहीं समाजवादी पार्टी के लिए है कि इनके जब राम मंदिर बना कि उन्होंने उससे वो गोलियां चलवाई थी? क्या ये सही नहीं है? क्या ये सही नहीं है कि यह नारा चला करता था समाजवादी पार्टी कार्यकाल में कि बंद दुकान तुम्हारी हमारी और खुली दुकान हमारी है? ये नारा नहीं होता था। सभा के कार्यकाल में सभी जितने नेता, अधिकांश नेताओं पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए। क्या ये सही नहीं है? तो मेरा कहना मतलब ये है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये जितने डिबेट करते हैं राष्ट्रीय तर्ज पे, नीचे स्तर पर, इनकी डिबेट में हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, चीन, कब्रिस्तान, मंदिर, मस्जिद, जिन्ना, अगर ये शब्द निकाल दिए जाए तो ये लोग डिबेट नहीं कर सकते भाई साहब शेखर जी। तो ये लोगों ने कुछ किया नहीं है, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों लोग, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, दोनों लोग सपा बना रहे हैं। इससे प्रदेश का भला होना वाला नहीं है। अब आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार बनाने के तैयार बैठी है और शीघ्र ही जो है हम जो है 10 तारीख को अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। शेखर जी। हाँ, सुशील। नमस्कार भाई साहब। देखिए, हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग कह रहे थे कि वह तीसरा दिन डिबेट का है। इन्होंने बोला था कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ते हैं और मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो इनकी पुकार उन्होंने सुन ली भाई। जैसे कि भगवान के पास कोई पुकारता है भगवान को, तो भगवान उसकी अपने सेवक की पुकार जरूर सुनते हैं और कहीं ना कहीं से चुनाव जरूर लड़ने की बात कर देते हैं भाई। भगवान आशीर्वाद देते ही हैं सब लोगों को। तो उन्होंने अपनी बनाई है क्रिया की कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि योगी जी की जो है सीट अभी क्लियर की गई कि कहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे, तो उनकी भी सीट क्लियर हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप हारने की बात कर रहे थे, तो गोरखपुर में आपको पता होगा समाजवादी पार्टी ने चुनाव हराया था। मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी थे, उस समय चुनाव हराया था साइकिल ने। और साइकिल के सिंबल पर चुनाव किसने हराया था? प्रवीण कुमार निषाद जी ने। आपको बताना चाहिए, तो वो तो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के घर में सीट जब उन्होंने छीन ली, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ बचेगी जगह भाई छीनने के लिए? आप ये में जवाब दीजिए। दूसरी चीज ये है कि जो बाबा जी ने कहा था कि 80 में हम हैं और 20 में सब हैं, माननीय अखिलेश जी ने नहीं कहा था। वो तो आप लोगों ने कहा कि 80 में हम हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 80 में हम हैं और 20 में और सब हैं, वो तो हम लोग कहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, योगी जी कहीं से भी चुनाव लड़, हारने की या जीतने की प्रक्रिया उनके स्तर पर है। उन्होंने अगर वहां काम किया होगा तो वो जीतेंगे। अखिलेश जी ने अगर काम दिखाया होगा पब्लिक को तो वो जीतेंगे। हारने जीतने की बात नहीं है। सिर्फ बात ये है कि आप लोग जानते हो, जब मुख्यमंत्री होते हुए भी लोकसभा की सीट किराए में उनके छीन ली थी, तो आप कहाँ थे? आपको पता नहीं है क्या? आपको मालूम होगा। दूसरी बात यह है कि भाई साहब, हम लोग एक चुनाव के हिसाब से देख रहे हैं। वो लोग जो उच्च लेवल के जो पदाधिकारी हैं वो अपने स्तर से देख रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ फर्रुखाबाद दिखाई देता है भाई साहब, कि फर्रुखाबाद में भी आपको पता होगा कितनी भाजपा सीटें जीतेगी। सिर्फ मात्र भाजपा का अगर फर्रुखाबाद में खाता भी भाई साहब खुल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। इस बार भाजपा का खाता भी खुल जाए
सिर्फ सीटें क्लियर होने दो, इसके बाद में देखना आप। धन्यवाद। चलिए सुभाष जी, चलिए आगे बढ़ाइए। वो बड़ा हवा निकल गई गुब्बारे, विकास कह रहे हैं कुछ। जी जी जी, हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि 80-20 का चुनाव है, इन्हीं की देन थी 80-20 का, हमारे पार्टी द्वारा प्रचारित नहीं किया गया था। हमारे यहाँ जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य आए तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि 85 बनाम 15 है, 85 मतलब दलित और ओबीसी मिला के हम 85% हैं और 15% में हम आधे हैं, ये हमारा कहना है। अब रह गया चुनाव लड़ने के ऊपर माननीय योगी आदित्यनाथ जी के और माननीय अखिलेश जी के, तो दोनों लोगों का चुनाव क्षेत्र अपना अपना है, कहाँ लड़ेंगे कहाँ नहीं लड़ेंगे तो उनकी अपनी उच्च स्तर की बात है। रही बात, आपके योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मुख्यमंत्री काल में कि धर्म की बहुत बड़ा वो है, तब भी अयोध्या से लड़ेंगे। उसके बाद दूसरा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था मैं काशी से लड़ूंगा, तीसरा स्टेटमेंट चला गया था कि मैं मथुरा से लड़ूंगा। तो क्षेत्र बदलने वाली बात और राजनीति में इस तरीके की बात करने वाली आपके यहाँ थी, आपने क्यों उनको गोरखपुर भेज दिया? आपने इसलिए गोरखपुर भेज दिया, पहले ही हार स्वीकार कर लिया आपने। आप अगर हार स्वीकार ना करते तो आप अयोध्या से लड़ा देते, अयोध्या से नहीं लड़ाते तो मथुरा से लड़ा देते, मथुरा से नहीं लड़ाते तो आप काशी लड़ा देते। आपने हार स्वीकार कर ली है और आपने अगला कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव ही राजनीति करती है, असली मुद्दे की बात करती ही नहीं है। कोई भी आपने 5 साल के कार्यकाल में अभी तक अपने एजेंडे में कहीं पर भी ये नहीं कहा कि मैंने फला विकास करा दिया, मैंने ये डेवलपमेंट करा दिया, अब आगे भविष्य में ये डेवलपमेंट कराएंगे। कोई भी आपकी आज तक की एक भी उच्च स्तर के नेताओं ने नहीं किया। सिर्फ क्या कहा कि वो मंदिर कब बनवाएंगे, मस्जिद की बात है, मंदिर की है, शमशान की है, कब्रिस्तान की है, इस तरीके की बातें आपने की। आपने कभी नहीं कहा कि जो है हम जो है उच्च शिक्षा बहुत सस्ती कर देंगे, आपने कभी नहीं कहा कि हम सड़कों का जाल बिछा देंगे, आपने कभी नहीं कहा कि हम बिजली कम रेट पर उपलब्ध कराएंगे, आपने कभी नहीं कहा कि हम जो है बहुत भारी अच्छे अस्पताल बनवाएंगे, उच्च यूनिवर्सिटियां बनवाएंगे। आपने कोई विकास का काम करें तो इस तरीके का आपके एजेंडे में रहा होता तो आप सोचते कि आप प्रदेश में कहीं से लड़ जाते, आप जीत जाते। आप जो है खुद डर लग रहा है कि अब अपने घर में ही चुनाव जो है जीतना आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। ये तो आप हम नहीं कह रहे, ये 10 मार्च को आपको जनता तय कर देगी और उत्तर प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि अब जो है बीजेपी को प्रदेश से जो है उखाड़ फेंकना है, ये तय है। अब आपको चाहिए, आपका काम है केवल प्रचार करना, और आपकी पार्टी प्रचार जीवी पार्टी है, ना कि आपकी जो है मुद्दों की पार्टी हो, ना आपने जो है किसी भी तरीके का विकास के रूप में कोई बात लेकर आए तो आप बात कहें। रही बात आप चुनाव लड़ने के लिए, आप माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा में से किसी सीट से लड़ा दीजिए और इतने बम्पर वोटों से जीतेंगे कि उत्तर प्रदेश में दूसरा कोई व्यक्ति इतने बम्पर वोटों से नहीं जीतेगा, क्योंकि उनकी लोकप्रियता इस तरीके से है कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता, हर नेता की चिंता की लकीर हो गई। अब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में आ ही जाएंगे और मन में केवल ये आ रहा है कि अब हम इसको कैसे निजात, झूठी बात कह के प्रचार करके वो एक बात है, लेकिन आपकी चिंता की लकीरें हैं यहाँ देश प्रदेश से लेकर देश के नेताओं तक में। और एक मेरा और है, आप प्रचार करते हैं योगी आदित्यनाथ जी का, आप सीएम और एक पीएम है माननीय नरेंद्र मोदी जी, तो क्यों नहीं जरूरत पड़ती आने के लिए? पीएम है, सीएम नहीं हो सकते, इसका कहना है पीएम सीएम नहीं हो सकते हैं और सीएम पीएम नहीं हो सकते, तो पीएम को एक सीएम के यहाँ पर आके जो है अपनी इंटरफियरेंस करना एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में आपने कोई विकास किया ही नहीं है। और 2010 मार्च को अनुराग जी इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पर भी भरोसा नहीं है, तभी दिल्ली से बड़े बड़े नेता आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं आकर, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भरोसा ही नहीं है, उन्होंने विकास किया ही नहीं है उत्तर प्रदेश में।
उन्होंने ना किसानों के बारे में सोचा, ना बेरोजगार नौजवानों के बारे में सोचा। अगर कोई भी अपनी मांग को लेकर आता है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करवा देते हैं और भगा देते हैं उसको, और उसको बोल देते हैं कि हम आपको रोजगार नहीं दे पाएंगे, ये नहीं दे पाएंगे। ऐसे बात रही चुनाव लड़ने की, तो पहले योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं अयोध्या में जो उनका मेन एजेंडा रहता है राम मंदिर का, उस पर ये कहते हैं कि हम अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। तो फिर ये अयोध्या से क्यों चले जाते हैं जब इनका मेन एजेंडा है कि राम मंदिर उन्होंने बनवा रहे हैं? तो ये अयोध्या से भी नहीं लड़ते हैं। उसके बाद फिर मथुरा से भी ये चले जाते हैं, और इनकी पार्टी ने भी इन्हें अब इनके गृह जनपद में वापस भेजने का निर्णय ले लिया है। 10 मार्च से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जनपद में पहुंच चुके हैं गोरखपुर। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता भी इन्हें नकारने के लिए तैयार बैठी है, गोरखपुर की जनता भी इनको जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश किसी ने अगर विकास किसी सही मायनों में किया है, युवाओं के बारे में किसी ने सोचा है, तो पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार है। अनिल जी, शेखर भाई जी, आपने आज जो विषय दिया है 2022 योगी बनाम अखिलेश, मैं कई दिन से ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि ये जो है लड़ाई व्यक्तिगत हो रही है या प्रदेश की जनता के लिए हो रही है। जो टीका टिप्पणी हो रही है वो जो है विकास के मुद्दे पर, एजेंडे पर नहीं कहीं हो रही है। अभी हमारे भाजपा प्रवक्ता बड़े खुश हो रहे थे, गुब्बारे की हवा निकल गई। क्या अर्पणा सिंह के सिर्फ आने से गुब्बारा खत्म हो गया? और आप ये सोचिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है कि जो महिला जिस जात की होगी उसे का माना जाएगा। भाई अर्पणा बिष्ट है, और आज से नहीं 3 साल से वो जो है इंतजार कर रहे थे इसका। उनके चले जाने मात्र से क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो योगी जी की बरादरी बात तो आप देखते हो, सर आंखों पे बैठा हुआ है? हर जगह बरादरीवाद है? कहीं ठाकुर बात हो, कहीं ब्राह्मण बात, कहीं कुर्मी बात, कहीं पिछड़ा बात। तो ये बातों से काम नहीं चलने वाला है। मुख्य वजह है, जहां तक मेरा है, कि जो ये लड़ाई अब होगी और होनी चाहिए, वो देश के एक एक व्यक्ति के विकास की, उसकी सुरक्षा की, उसकी स्वास्थ्य की, उसकी शिक्षा की, उसके पानी की, उसके मकान की होनी चाहिए। चर्चा इसकी नहीं होनी चाहिए कि कौन कहां से लड़ रहा है। 400 सीटों पे 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। कोई व्यक्ति कहीं पर से लड़ सकता है, उस पर किसी को कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूं योगी जी हमारे जो हैं फर्रुखाबाद सदर से लड़ जाए, इसमें क्या बात है। हमारे अखिलेश जी जो हैं वो भोजपुर से लड़ जाए। ये तो अपनी जो पार्टियां हैं उनका अपना वो ध्यान है कि कौन कहां से लड़े। लेकिन बात तो ये होनी चाहिए कि हम इतनी अच्छी आपको चिकित्सा देंगे, हर व्यक्ति का इलाज करेंगे, हम आपको बिजली देंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषित कर दिया है कि किसानों की सिंचाई मुफ्त होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, दवाई मुफ्त, शिक्षा मुफ्त, ये हमारा नारा रहा है। किसानों को पानी मुफ्त, ये हमने हमेशा अपने एजेंडे में रखा है। आप लोगों ने पहले दवाई का पर्चा जो है 50 रुपए का कर दिया था, हमारी जब सरकार बनी तो हमारा दवाई का पर्चा 1 रुपया का कर दिया। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, इस पे हमें चर्चा करनी चाहिए, बहस इस पर होनी चाहिए कि कौन कितनी अच्छी सड़क बनाएगा। इसकी नहीं होनी चाहिए कौन कहां, ये नेता हैं ये आते और जाते रहेंगे। कुछ इसमें अवसरवादी हैं जो अपनी जो है बरसात को देखकर कि कहां पानी ज्यादा बरसेगा उधर चले जाते हैं। इसकी चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं तो आज यही कहूंगा कि सभी लोगों को डिबेट में इस पर बहस करो। आपने कहा गड्ढा मुक्त सड़कें दी, कितनी दी आपने? और मैं कांग्रेस की बात बता रहा हूं, लुईस खुर्शीद आपकी और इस पूरे जिले की नेता सलमान खुर्शीद अभी आए हैं, चुनाव आपके यहाँ घोषित हो गया है, फर्रुखाबाद सदर से लड़ने जा रही हैं। जिस गांव में वो रहती हैं मिश्रा जी, आपको मैं कह रहा हूं, जिस गांव में वो रहती है वहां की सड़कों, उनके घर पर जाने वाले रास्तों पर 2-2 फुट गड्ढे थे। कभी आज तक उन्होंने पलट के नहीं देखा कि यहाँ का इस गांव का आदमी इस गड्ढों में गिर रहा है। लेकिन जब चुनाव लड़ने आई तो मालूम मिश्रा जी उन्होंने क्या काम किया है, अपने घर के आसपास की 500 मीटर सड़क बनवा ली। और ये चुनाव भर के लिए
नहीं हो सकता ये मुद्दा होता। अरे तो आपने अपने घर की सड़क बना ली, इससे आप नेता बन गए हैं? इससे आप विधायक बन जाएंगे। और अभी आप हमारे मिश्रा जी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे। आपका पूरा देश में वो एक अंग्रेजों की कहावत थी कि जो है सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, तो आपके भी राज्य ऐसे थे कि पूरे देश में आपका सूर्य अस्त नहीं होता था, और आज कहीं सूर्य आपका दिख नहीं रहा है। तो आपने क्या किया? चलिए ठीक है, आपने क्या किया? आप बताइए मुझे। अगर आपने किया होता तो आपका सूर्य अस्त नहीं होता। तो जो लोगों ने किया है वो तभी आए हैं जब आपकी कमियां थी। हर व्यक्ति को अपनी नजर देखना चाहिए। इस समय इस गरीब जनता की, अभी शेखर भाई कल अखबार में मैंने पढ़ा है कि केवल 10 उद्योगपति ऐसे हैं जो कि 75 करोड़ रुपया रोज खर्च करें तो 84 साल तक वो खर्च नहीं कर पाएंगे। और आज एक गरीब जो सुबह खाता और शाम को उसके खाने की नहीं होती, इसकी चिंता कौन सी सरकार करेगी? जो सरकार करेगी वही इस प्रदेश में सरकार जो है काबिज होगी और वही सत्ता में आएगी। और ये जो झूठे वादे करने वाले हैं ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। 35 साल तक इस उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले दल आज अपने विकास का एक काम नहीं गिना पा रहे हैं, और कांग्रेस तो 35 साल बेहाल रही है। तो कांग्रेस पर तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। हाँ, एक विषय जरूर अभी आया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आज भगवान का दर्जा दिया गया। इनकी भक्ति वंदनीय है, एकदम बहुत वंदनीय है। मैं हाथ जोड़ के इनको प्रणाम कर रही हूँ। एक मिनट, मैं केवल 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ। खुद को खुदा समझ बैठे हैं वो, यकीनन किसी भ्रम में बैठे हैं वो। तो मुझे लगता है ये तो 10 मार्च को पता लग जाएगा। सुन लीजिए भाई साहब, तो भगवान नहीं है अखिलेश यादव, आपके भगवान हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता के भगवान श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, ठीक है भाई साहब। भगवान महादेव है हमारे, भगवान आपके हो सकते हैं, लेकिन इस डिबेट में बैठे मुझे लगता है किसी भी सभ्य व्यक्ति के वो भगवान नहीं हो सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कह रहे, हम केवल धर्म जान की बात कर रहे हैं। आप उन्हें भगवान का दर्जा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और इनके भी भगवान जब तक है जब तक टिकट नहीं मिल रही है, कट जाएगी, वैसे ही इनके दुश्मन हो जाएंगे। अभी भगवान है। मैंने ये कहा था भैया, सुन लो साहब, सुन लो। आपके भगवान को ही हम थोड़ा और भगवान आपके हैं तो आप उन्हें अपने सरमाथे बैठा लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुशील कश्यप जी के मंदिर में भगवान अखिलेश जी की फोटो जरूर लगी होगी, ठीक है। आगे से हम सब जब आप लोग बैठे होंगे तो भगवान अखिलेश कह के संबोधित करेंगे। समाजवादी प्रवक्ताओं को मैं उनके भगवान अखिलेश के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अब मेरी बात और आ जाइए। धन्यवाद भाई साहब। अभी सुनिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात। अब आइए इस बात पे कि राम मंदिर की बात की। राम मंदिर मथुरा, ये सब एजेंडा ही तो नहीं है हमारे लिए, ये सब हमारे लिए कर्तव्य हैं, हमारी जिम्मेदारी है। वाल्मीकि जी, ये बात ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ये अगर हमारे लिए एजेंडा ही है। हर बार भारतीय जनता पार्टी के पास राम मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और काम नहीं। इसी विषय पर हर बार चुनाव लड़ती है। काम उत्तर प्रदेश में विकास के नाम पर चुनाव में किसी ने लड़ा है तो अखिलेश यादव जी ने लड़ा है। हम अयोध्या से लड़ते, मथुरा से लड़ते, हम गोरखपुर से लड़ रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है, हमें हिम्मत है। काम ही तो नहीं किया है, केवल आपका सिर्फ राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर आप जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अरे काम किया है तो जरा बताइए कि भैया गरीब का इलाज कैसे करोगे? हमने दिया। लाल चश्मा उतारिए, लाल चश्मा उतार जनता को गुमराह करने का काम सब किया दिखाई गया। पड़ेगा भाई उत्तर साहब। प्रदेश 5 साल में जनता को गुमराह करने का काम सुनिए किया ना, गया। सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको। दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हमने दिया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश हमने दिया, अपराध और अपराधी मुक्त उत्तर प्रदेश हमने दिया, महिला उत्पीड़न मुक्त उत्तर प्रदेश हमने दिया। और ये सब कांग्रेस, ये सब सपा के लिए मेडल से मेडल। आपको याद होगा हाथरस कांड, आपको याद होगा। कांग्रेस ने टिकट दी, आज उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। वो इनकी टिकट भी नहीं लेना चाहते। अफसर एक नीचे पड़ी है कांग्रेस, पहले पूरी न्यूज सुनिए। कितना में एक भी दंगा नहीं हुआ है पिछले 5 सालों में।
25,000 का ये इनामी हमारे लिए आरोपी की खुलेआम बात है। बाहर घूम सपा रहा है। के लिए शर्म की बात होगी, सपा के लिए शर्म की बात होगी ये, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि इस उत्तर प्रदेश के आज एक कामकाज में IAS ऑफिसर एक भी 25,000 के दंगा नहीं इनामी हुआ, आरोपी को एक सलाम ठोक रहा है, और उत्तर उसके लिए प्रदेश बाहर जनता मैच कॉमन क्रिकेट मैन पिच के लिए बना रहा वोट है। करने वाली है। इस उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि समाजवादी पार्टी एक काम करती है कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ना हम ये काम करते हैं, ना हमें करना पसंद है। हम दंगा होने देंगे, ना दंगाइयों को उत्तर प्रदेश में आने देंगे। आप लिख लीजिए, ना उत्तर प्रदेश में दंगा होने देंगे, ना दंगाइयों की सरकार आने देंगे। लिख लीजिए आप, ना ये दंगा होगा उत्तर प्रदेश में, ना दंगाइयों की सरकार आने वाली। और भाई साहब, जो सूची जारी हुई है वो प्रत्याशियों की सूची नहीं लग रही है, वो हज यात्रियों की सूची लग रही है। जो सूची जारी हुई है प्रत्याशियों की, वो जैसे लग रहा है हज यात्री जारी हुए हैं, जिनको हाँ, हज यही करने तो बात जाना है। सपा की। तुम्हें तो जिन्ना, हज, मुसलमान, मस्जिद, कब्रिस्तान, बस यही तो एजेंडा इन्हीं से तो नफरत है। आपका एजेंडा है भाई साहब, हाँ, हमारा नहीं है। नहीं, जय से फैला रही, जय से नफरत है। ऐसा करो, ये सब मुसलमानों को, अरे सुनिए, इन मुसलमानों को भैया समुद्र फेंक दीजिए जाके। पार्टी फंड से कितनी कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाल बनवाई है सपा ने? अरे मुसलमानों को अरे पिंजड़े में भरो, भेज जाओ यार, पाकिस्तान भेज दो। ये मुसलमान यहाँ नहीं रहेंगे, जाओ सबको बगल फेंको। में बैठाएंगे भैया, अब्दुल्ला हाँ, बगल में बिठा लो। बगल में अरे बिठाएंगे। नहीं भेजो, बात ही बताइए, नहीं समुद्र फेंको नहीं। प्रधानमंत्री हाँ, तो खाते हैं। सुनते में जाइए, जवाब सुनिए। हज यात्रियों की सूची है, उम्मीदवारों की नहीं। सुभाष जी, हाँ यार, हज यात्रियों की सूची नहीं, सबसे ज्यादा आपराधिक प्रवृत्तियों की सूची भाजपा ने जारी की है। माफिया और गैंगस्टर वाले आपकी सूची में है, ध्यान से देखिए, ध्यान से। एक गैंगस्टर उसमें से जेल भी चला गया है, ताजा जानकारी करिए भाई साहब। हिंदुस्तान के नागरिक हैं, आप उनको हिंदुस्तान का नागरिक नहीं मानते, आप भारत का संविधान नहीं मानते, भारत का हम सब मानते हैं, आप ही लोग कुछ नहीं मानते हैं। भारत के नागरिक यही तो सब भारत के नागरिक हैं, यही लोग असली नागरिक हैं, इन लोगों की निगाह में यही है असली नागरिक। अरे तो आप फेंक आओ ना इन्हें भाई, क्यों रखे हुए हो हिंदुस्तान में? अच्छे लोग नहीं है क्या? फेंक आओ। अब्दुल कलाम अरे आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, इस हिंदुस्तान का मुसलमान आपके लिए एक भी अच्छा नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं। कौन से अच्छे हैं? इनके लिए हिंदू कौन से अच्छे हैं? मुसलमान जो की बात विश्व करते हैं। बंधुत्व की समुद्र भावना डुबाओगे समुद्र में। जो अच्छा, विश्व बंधुत्व की भावना की बात करें, जो हिंदुत्व की पुरानी सनातनी मान्यताओं हम लोग नहीं करते हैं भाई साहब। लोगों का सम्मान करती है। आप एक आंख बंद करके भाजपा केवल अंधे भक्तों की तरह जो है वो कहानियां करती है। तो आप हैं। जयंत चौधरी भी हज है, हाजी है, हाजी हज करके आया है। हम लोगों के ऊपर लगाते हैं। सोनिया कांग्रेस की माता है, लेकिन भारत माता नहीं है कांग्रेस की। वैसे ही हमारे वो भगवान हमारी एक लिस्ट और जारी हो गई है, फर्रुखाबाद की टिकट भी घोषित हो गई है, उस पर भी अपने विचार व्यक्त करें। भगवान है, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मूर्ति लगाएंगे भाजपा के लिए इस समय और इंसानियत रिश्ते हैं, बस इतना मालूम है। छीन लिया है। सारे समाजवादी पार्टी के साथी एक स्वर में ये कहें कि अब हम अपने घरों के मंदिरों में भगवान अखिलेश की मूर्ति लगाएंगे। आपकी भक्ति तो सराहनीय है भाई अरे साहब। हम तो विकास की तुम्हारी लगा देंगे, विकास की। अरे विकास की मूर्ति लगा देंगे। अरे आप लोगों की श्रद्धा इतनी विकास की मूर्ति लगाए, विकास की। अच्छा, हाँ, मूर्ति लगाने वाले हैं आप। विकास की मूर्ति लगाते हैं। हाँ, जरा वो लखनऊ एक्सप्रेस पे देखिए, उस पर चमक में सुई गिर जाएगी, वो भी दिखती है। ही किया है। 10 मार्च के बाद विकास की गंगा बहेंगी। चलिए बुलेटिन की आज की इस बहस को यही समाप्त कर रहे हैं। नई नई जानकारियां आ रही हैं, फर्रुखाबाद के उम्मीदवारों की सूची आ गई है, ये जानकारी है। हम कल फिर मिलेंगे एक नई बहस को लेकर, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। सबको धन्यवाद देते हुए कल तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि।